अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है सॉइल प्लास्टिसिटी, सॉइल कंप्रेसिबिलिटी, सॉइल एरोडिबिलिटी। ठीक है, तो वन बाय वन इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास सॉइल प्लास्टिसिटी। व्हाट इज सॉइल प्लास्टिसिटी? तो अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो क्या है कि इट इज़ द प्रॉपर्टी दैट अनेबल मोस्ट ऑफ द सॉइल टू चेंज शेप व्हेन सम फोर्स इज applied on it and retain this shape even after the removal of the force from it। मतलब कि एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सॉइल को अनेबल करती है कि वो अपनी शेप को जो चेंज कर ले। ठीक है ना, तो सॉइल अपनी शेप को क्या है, शेप चेंज करे। कब चेंज करे? जब कुछ फोर्स उसके ऊपर अप्लाई की जाए। ठीक है ना, फोर्स अप्लाई की जाए। तो आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत तो अभी आपके दिमाग में आ गया होगा। जिस तरह हम देखते होते हैं कि वो एक मिट्टी के घड़े बनाते हैं, मिट्टी की चीज़ें बनाते हैं, तो वो किस तरह करते हैं? वो प्लास्टिसिटी फिनोमेना है। प्लास्टिसिटी क्या है? ये अनेबल करती है सॉइल को कि वो सॉइल अब एक शेप से डिफरेंट शेप्स के अंदर जाए। ठीक है ना, तो वो सॉइल की प्लास्टिसिटी फिनोमेना ही होता है जो उसको अनेबल करता है। तो प्लास्टिसिटी की अगर हम डिपेंडेंस की बात करें कि कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर सॉइल प्लास्टिसिटी डिपेंड करती है, तो सॉइल प्लास्टिसिटी डिपेंड अपॉन दी कोहेजन एंड एडिशन ऑफ द सॉइल मटेरियल। किन किन चीज़ों के ऊपर? एक कोहेजन एंड एडिशन। तो इन दो चीज़ों से तो हम बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ है। को मीन लाइक, कोहेजन मीन जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी लाइक मॉलिक्यूल्स। एडिशन मीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी टू मॉलिक्यूल्स ऑफ दी डिफरेंट कैरेक्टर्स। ठीक है ना, तो कोहेजन रेफर टू दी अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्शन ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द लाइक करेक्टरिस्टिक्स, जिसके अंदर आते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। टू वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट हो गए तो वो कोहेजन का फिनोमेना है। एडिशन रेफर टू द अट्रैक्शन ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द अनलाइक करेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो डिपेंडेंस किस चीज़ के ऊपर है जो है वो तो डिपेंडेंस किस चीज़ के ऊपर है सॉइल की प्लास्टिसिटी की? तो ये डिपेंड की अगर हम बात करें, soil plasticity depend upon the texture of soil। मतलब सॉइल के अंदर किस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। कौन सैंड के कंपोनेंट्स ज़्यादा हैं, सिल के कंपोनेंट्स ज़्यादा हैं, लेकिन जो क्ले के कंपोनेंट्स ज़्यादा हैं। हमें पता है जो क्ले जो होती है, क्लेई सॉइल होती है, वो बहुत ज़्यादा प्लास्टिसिटी शो करती है। ठीक है ना, तो उसके अलावा सिल्ट भी जो है वो भी प्लास्टिसिटी शो करती है। सैंड नहीं प्लास्टिसिटी शो करती है इतनी, तो बल्कि वो तो करती नहीं प्लास्टिसिटी शो। ग्रेवल के पार्टिकल्स तो वैसे ही बहुत होते हैं लार्ज साइज़ में, तो उन्होंने क्या ही करनी शो प्लास्टिसिटी। तो उसके अलावा किस तरह के ये डिपेंड करता है कि सॉइल के अंदर का टेक्सचर कैसा है, डिपेंड करता है सॉइल के अंदर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कोलॉइड्स कैसे पाए जाते हैं, और ऑर्गेनिक जो है वो कोलॉइड्स कैसे हैं सॉइल के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरह का सॉइल का स्ट्रक्चर है, किस तरह का मॉइस्चर कंटेंट है सॉइल का। ये सारा ही सॉइल की प्लास्टिसिटी को बयान करेगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास सॉइल कंप्रेसिबिलिटी। तो सॉइल कंप्रेसिबिलिटी क्या है? ये टेंडेंसी है सॉइल की कि वो किस तरह अपना वॉल्यूम डिक्रीज करे। ठीक है ना, तो ये क्या है? टेंडेंसी ऑफ सॉइल टू डिक्रीज इट्स वॉल्यूम, डिक्रीज इट्स वॉल्यूम। ठीक है, तो अफेक्ट क्या है मॉइस्चर कंटेंट का सॉइल की कंप्रेसिबिलिटी के ऊपर? इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर।
तो मॉइस्चर की अगर बात करें, जब तो डिक्रीज़ होता है मॉइस्चर कंटेंट, तो सॉइल जो होती है वो कम इलास्टिक होना शुरू हो जाती है, और या तो ये इतनी इलास्टिक हो जाएगी कि हार्ड और क्रैक की फॉर्म में जाना शुरू हो जाएगी ना, मतलब कि बहुत ज़्यादा सख्त होके तो वो टूटने की फॉर्म में होगी। तो मॉइस्चर का यही इफेक्ट है कि मॉइस्चर जब थोड़ा होता है तो सॉइल जो होती है ये क्या हो जाती है, हार्ड, और जब हार्ड होगी तो ऑटोमेटिकली क्रैक की तरफ की जाना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे मटेरियल जिस तरह के हमारे पास है ग्रेवल और सैंड वाले मटेरियल, ठीक है, इनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत लो होगी। ग्रेवल एंड सैंड, ऐसे सॉइल जिसके अंदर ग्रेवल और सैंड की जो है वो क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत लो होगी। इवन के जो ग्रेवल है इसके अंदर तो निग्लिजिबल के तक की इसकी कंप्रेसिबिलिटी चले जाएगी। ठीक है, और अगर हम बात करें ऐसी सॉइल जिसके अंदर क्ले होगी या फिर सिल्ट होगी, या फिर ऑर्गेनिक सॉइल जिसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर की जो क्वांटिटी होगी वो ऑर्गेनिक मैटर क्वांटिटी ज़्यादा होगी। OM मैं ऑर्गेनिक मैटर को शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। तो ऐसी सॉइल जो होगी वो कंप्रेसिबल बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, उसकी कंप्रेसिबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉइल इरोडिबिलिटी की। तो सॉइल इरोडिबिलिटी की बात करते हैं हम। तो अगर हम सॉइल इरोडिबिलिटी की बात करें तो ये रेफर करती है ऐसे सॉइल मटेरियल को जिसको इजीली रिमूव किया जा सकता है विंड या फिर वाटर से सरफेस के ऊपर से। ठीक है ना, इट रेफर्स टू द सॉइल मटेरियल विच कैन बी इजीली रिमूव्ड बाय विंड और वाटर फ्रॉम द सरफेस। तो सॉइल इरोडिबिलिटी एक ऐसा फिनोमिना है कि जिस तरह के कोई हवा आ गई, कोई पानी आ गया, तो फिर क्या होता है, वो सॉइल जो होती है वो अर्थ की सरफेस के ऊपर से उसके पानी के साथ बहना शुरू हो जाती है, हवा के साथ जाना शुरू कर देती है। तो ये इरोडिबिलिटी है। ठीक है, तो इजीली इरोडेड सॉइल कौन कौन सी होती हैं? इजीली इरोडेड सॉइल में आते हैं अनप्रोटेक्टेड सिल्ट, सैंड एंड दी लूजली कंसोलेटेड मटेरियल्स। ऐसे मटेरियल जो एक दूसरे के साथ बाइंड नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आती हैं अनप्रोटेक्टेड सिल्ट, सैंड एंड लूजली कंसोलेटेड मटेरियल्स। ठीक है, तो कोहेसिव और नेचुरली सीमेंटेड सॉइल, कौन सी सॉइल? कोहेसिव और नेचुरली सीमेंटेड सॉइल आर नॉट इजीली रिमूव्ड बाय विंड। तो जिसकी इरोडिबिलिटी लो होती है वो कौन सी सॉइल होती है? लो इरोडिबिलिटी वाली सॉइल, ये वाली हाई इरोडिबिलिटी वाली होती है। ठीक है ना, या लो हार्डली इरोडेड सॉइल, यहाँ पे ये भी पॉइंट लिख सकते हो। तो कौन सी सॉइल ये होती है? कोहेसिव एंड नेचुरली सीमेंटेड सॉइल जो होती है ये इसको इजीली रिमूव नहीं कर सकते हम विंड के ज़रिए, वाटर के ज़रिए। इसीलिए इसका जो इरिगेशन फैक्टर है ना ऐसी सॉइल का, जो कोहेसिव सॉइल और नेचुरली सीमेंटेड सॉइल है, तो ये बहुत
इनका रेन फैक्टर बहुत लो होता है, क्योंकि ये मुश्किल से ही ज़मीन की सरफेस के ऊपर से जो है इसको रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, तो आई होप तो कि आपको सॉइल प्लास्टिसिटी, सॉइल कंप्रेसिबिलिटी और सॉइल एरोडेबिलिटी की समझ लग गई होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको इन टॉपिक्स की समझ लग रही है तो प्लीज़ चैनल में विज़िट करें आप, इकोलॉजी जो प्लेलिस्ट है, और वहाँ पे जाके इन तमाम की वीडियोस मैंने अपलोड भी कर दी हैं, और मैं मज़ीद भी वीडियोस जो हैं वो तमाम विंड की और वाटर इकोलॉजिकल फैक्टर की, फिर उसके बाद हमारे पास टेम्परेचर एज एन इकोलॉजिकल फैक्टर्स है, ड्रॉट है, सैलिनिटी है, तो मैं ये सारी वीडियोस 1 बाय 1 जो है वहाँ पे अपलोड करूँगी। और अगर आपको इनकी समझ लग रही है तो काइंडली इट्स अ रिक्वेस्ट कि थोड़ा सा सपोर्ट कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।